हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो खत्म होते ही मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक या फिर को ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन है द अकाउंटिंग मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम इनकम तब मानेंगे जब हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, यानी कि हमारे पास कैश आएगा, और हम एक्सपेंस तब मानेंगे जब हमारे हाथ से कैश जाएगा, यानी कि कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो देखो, द अकाउंटिंग मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है, भले ही आपको कैश रिसीव हो या ना हो, भले ही आपने कैश की पेमेंट करी हो या ना करी हो, अगर ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमने उधार में कोई चीज़ खरीदी, तो अभी पेमेंट तो हमने करी नहीं, पेमेंट हम करेंगे बाद में, तो इस ट्रांजेक्शन को फिर भी हमें रिकॉर्ड करना है, भले ही हम कैश बाद में देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने तो पाइप परचेज कर लिया तो आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ सेल करी है उधार में, भले ही आपको पैसा नहीं मिला, अभी पैसा बाद में मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपको उसे रिकॉर्ड करना है। जैसे ही आपने वो ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी जैसे ही आपकी सेल हो गई, आपको वो रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये कहता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, यानी कि जब तक कैश का लेन देन नहीं होगा, यानी कि जब तक हमारे पास कैश नहीं आएगा या हमारे हाथ से कैश नहीं जाएगा, हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हमें भाई कोई मतलब नहीं है कि कैश हमें मिला है या नहीं मिला है, तो चाहे ट्रांजैक्शन कैश का हो चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट का हो, हमें तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अगर वो ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, जो कि है लीगल पोजीशन। तो देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि जो ये मेथड है आपका कैश बेसिस का, इसे कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया। ठीक है, जबकि जो एक्रूअल बेसिस वाला जो मेथड है उसको कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि कब हम मानेंगे कि रेवेन्यू हुआ है या रेवेन्यू नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया कि कैश बेसिस में तो आपका सिंपल है कि जब कैश रिसीव होगा तभी हम उसे रेवेन्यू मानेंगे, और एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हमें तो उससे मतलब ही नहीं कैश हमें रिसीव हुआ है या नहीं। अगर हमने ट्रांजैक्शन कर दिया है और हमें भले ही वो कैश फ्यूचर में रिसीव हो, लेकिन फिर भी हम उसे आज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो तो सिंपल सा कहता है कि भाई हम एक्सपेंस तो तभी मानेंगे जब हमारे हाथ से कैश जाएगा, यानी कि जब तक हमने कैश की पेमेंट नहीं करी हम उस एक्सपेंस की तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है वो ये कहता है कि भाई एक्सपेंस अगर आपने कर दिया है, भले ही आपने पेमेंट नहीं करी, कोई नहीं, उस ट्रांजेक्शन को हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो ये तो होगा आपके 4 पॉइंट मैंने आपके बता दिए हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है आपका इनकम स्टेटमेंट। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड को यूज कर रहे हो तो जो इनकम स्टेटमेंट है ना वो हमेशा कम आएगी, यानी कि उसमें जो इनकम है वो आपकी कम शो होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो जब आप क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आपने कोई सेल करी है जो कि आपने उधार में सेल करी है, तो जब तक आपको उसका पैसा मिल नहीं जाएगा आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे नहीं। तो तब तक के लिए आपका
जो इनकम है वो आपकी कम शो होगी, ठीक है। वहीं जब एक्रूवल बेसिस है, इसमें जो इनकम है वो आपकी कैश बेसिस से हायर आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कैश का ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड किया ही किया है, आपने क्रेडिट के भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आपका करेक्ट प्रॉफिट है, जो आपका करेक्ट लॉस है, वो आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया है, आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दिया है। तो जब आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब आपको सही प्रॉफिट और सही लॉस नहीं पता चल सकता। लेकिन एक्रूवल बेसिस में आपको एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट है या जो एक्चुअल जो आपका लॉस है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल वर्सेस टेक्निकल। अब देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये जो है बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं। जबकि जो एक्रूवल बेसिस है वो थोड़ा सा टेक्निकल नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुटेबल फॉर, मतलब देख लेते हैं कि कौन से मेथड को कौन यूज करता है। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इस मेथड को नॉर्मली जो यूज करते हैं वो करते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, एडवोकेट, ये सभी यूज करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस मेथड को यूज करते हैं बिजनेसेस, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही आपको एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।